हेलो स्टूडेंट्स, डीआईपी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी ने अभी 2 दिन पहले ही, जैसा कि आपको पता होगा, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी डेट फिक्स कर दी है। नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा और 1 जून को बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं। कुल 16 सब्जेक्ट्स हैं। 16 सब्जेक्ट्स का एक साथ टाइम टेबल आ चुका है और ये परीक्षा 1 जून को होने वाली है, 2 शिफ्ट में, सुबह 10 से 11 में। और फिर जो दूसरा सब्जेक्ट की परीक्षा होगी आपकी, वो कब होगी? 1 से 4 में। बाकी जानकारी आपके पास होगी। परीक्षा कैसी होनी है? ऑफलाइन मेथड में ही परीक्षा होनी है, यानी आपको OMR शीट उसमें भरना है। और इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि 23 तारीख से क्या होगा, आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आप आयोग की वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो अब जो आपके सामने डेट है, वो डेट कितनी है? वो है 1 जून। और 1 जून के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट कर लें तो आज के दिन से ही लगभग 40 दिन का समय बच रहा है आपके पास। और 40 दिन से या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या काउंट डाउन स्टार्ट कर लीजिए आप। कैलेंडर आप अपने रूम पर, आपके घर में जो कैलेंडर लगा है, रोज डेट उसमें क्रॉस करते जाइए। ठीक है, तो 40 दिन का काउंट डाउन है। और जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर सोशलॉजी को लेकर के कक्षाएं चला रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का वीडियो हम जो पढ़ रहे थे उसको लेकर के तो नहीं है, लेकिन इन 40 दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आपको किस तरीके से तैयारी थोड़ी सी आपको बदलना है, या आपको किस तरीके से सब्जेक्ट्स को उठाना है, या कुछ भी इस तरीके से जो नया रहे, 40 दिन के हिसाब से रहे, जिसमें आप सही समय पर अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लें, साथ ही साथ इस लेवल पर आप अपनी तैयारी कर लें ताकि आपका परीक्षा में प्रदर्शन कैसा रहे, अच्छा रहे। तो कुछ बातें जो 40 दिन के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफरेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, बट उन चीज़ों पर ध्यान आपको रखते जाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने पढ़ने का समय अब बढ़ा देना पड़ जाएगा। देखिए, चूंकि लास्ट का 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, 40 दिन जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, और अंतिम समय की जो पढ़ाई होती है वो सबसे ज़्यादा काम आती है, क्योंकि अंतिम समय आपने जो पढ़ा है वो ज़्यादा याद भी रहता है। ठीक, तो पढ़ने का समय आपको बढ़ा देना पड़ जाएगा। आप में से हो सकता है कई सारे लोग जॉब पर हों और जॉब में जाने के कारण से आप पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हों। तो यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब पर हैं, तो अब उनका समय आ चुका है कि वो लीव अप्लाई कर दें और लगभग 1 से 1.5 महीने के 40 दिन की लीव अप्लाई करके आप छुट्टी ले करके पढ़ाई कर सकते हैं। और जो लोग घर बैठ कर के ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो अपने पढ़ाई का समय बढ़ाएं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस समय, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेगा। हो सकता है पहले आप 6 से 7 घंटे ही पढ़ रहे हों, लेकिन इस समय यदि मैं आपसे बोलूं तो आपकी जो पढ़ाई है वो 10 घंटे से ज़्यादा की होनी चाहिए, या एटलीस्ट 10 घंटे की होनी चाहिए, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर ध्यान देना है। पेपर 2 पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा। चलिए, पढ़ाई के समय आप बढ़ा दीजिए। साथ ही साथ क्या है, आप सोशलॉजी में जो पढ़ रहे हैं, ठीक, आपके पास जितनी भी यूनिट है, वो सभी यूनिट्स में आपको क्या ध्यान रखना है? फैक्ट्स पर ध्यान रखना है। देखिए, आप पुराने सोशलॉजी का पेपर उठा करके देखेंगे तो फैक्चुअल प्रश्न ही पूछने में आते हैं। तो फैक्ट पर आपको इस समय ज़्यादा ध्यान देना है। बशर्ते कि एनालिसिस के यदि आपको प्रश्न देखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस के प्रश्न बहुत
कम मिलेंगे। आप चाहें तो एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का पेपर उठा लीजिए, राजस्थान का, यूपी का, कहीं का भी उठा लेंगे, तो आपको फैक्चुअल प्रश्न की संख्या कैसे मिलने वाली है, ज़्यादा मिलने वाली है। वैसे भी एमपीपीएससी का जो पैटर्न होता है वो फैक्चुअल पैटर्न ज़्यादा होता है। तो आपको समाजशास्त्र में जो भी फैक्चुअल नॉलेज है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है इस समय, ना कि डिस्क्रिप्टिव नॉलेज पर। देखिए, फैक्चुअल नॉलेज की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके अंतर्गत अवधारणाएं और सिद्धांत, यानी बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अलग अलग अवधारणाएं और सिद्धांत दिया है। जैसे कि आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है, वर्ग संघर्ष का जो कंसेप्ट है वो कार्ल मार्क्स ने रखा है, नौकरशाही की अवधारणा वो मैक्स वेबर की है, या करिश्माई नेतृत्व भी मैक्स वेबर का है। इस तरीके से बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, इनको आपको अच्छे से रट लेना है। आपको प्रयास ये करना है कि अवधारणा और सिद्धांत, यहाँ से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये फैक्चुअल नॉलेज जो मैं आपको बताया था, फैक्चुअल नॉलेज का एक पार्ट ये है। दूसरा, बुक्स। बुक्स हमेशा ही पूछने में आती हैं। आप पेपर उठा करके देखेंगे तो 3 से 4 बुक्स पूछने में आ जाती हैं कि इस बुक का राइटर कौन है। 3 से 4 इंडिपेंडेंट आती हैं। और बुक्स आपने देखा होगा तो जो मैच मेकिंग का कॉलम आता है, मैच मेकिंग से मतलब क्या हो जाता है कि एक क्वेश्चन में ABCD 4 बुक्स दे दी जाएंगी और दूसरी साइड उनके मैच मेकिंग में 4 राइटर दे दिए जाएंगे। यदि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 10 से 15 बुक्स हमेशा ही पूछने में आती हैं और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बुक्स ही पूछने में आती हैं। इसलिए आप कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, इमानुएल दुर्खिम ने, भारत में M.N. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ऐसे जो बहुत जाने माने समाजशास्त्री हैं उनकी बुक्स तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक, ये हो सकता है कोई आधुनिक समाजशास्त्री की कोई बुक पूछ ले, वो आपको नहीं पता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जितने भी परंपरागत समाजशास्त्री हैं उनकी बुक्स आपको रटी हुई होना चाहिए। यहाँ यदि ये प्रश्न गलत हुए बुक से रिलेटेड, कोई भी प्रश्न आपसे जैसे पूछा गया क्लास स्टेटस एंड पावर और दूसरे ऑप्शन में दे दिया कास्ट क्लास एंड पावर, तो ये बड़े आसपास की बुक्स हैं। जैसे इंडियन विलेजेस या विलेज इंडिया या इंडिया चेंजिंग विलेजेस, ये बड़े आसपास की बुक है, तीनों के राइटर अलग अलग है। यहाँ कंफ्यूजन आपको जरा भी नहीं होना चाहिए। तो बुक्स आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कथन हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा स्टेटमेंट के रूप में पूछते हैं कि किसने कहा है ऐसा, ठीक है ना, किसने कहा है कि समाज ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है, या किसने कहा है कि धर्म ही समाज है, या किसने कहा है आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ठीक है, या कौन राजनीति में सत्ता की भूमिका को प्रमुख मानते हैं। ये सब सारी चीज़ें, ये सारे स्टेटमेंट, परिभाषाएं, ये जितने भी मैंने स्टेटमेंट आपको बताए ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। और यदि इस तरीके के छोटे छोटे स्टेटमेंट आपसे गलत होते हैं तो आपको समस्या आ जाएगी। तो ये फैक्चुअल पार्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, आप ध्यान रखिएगा। इससे आपका पेपर बनेगा 90%। जो बुक्स हैं जो मैंने आपको बताया था, पूछी गई बुक्स की लिस्ट आपको बना ली गई है। यानी आप सोशलॉजी की आपके पास नेट की और इसके अलावा जो यूपी एमपी राजस्थान में जो सोशलॉजी के पेपर हुए हैं समाजशास्त्र के, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और भी परीक्षाओं के जो पेपर हुए हैं उनमें बुक्स पूछी गई हैं। तो वो जो बुक्स है, जितनी भी पूछी गई बुक्स हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है आपने बना ली हो, यदि नहीं बनाई है तो उनको आप एक रजिस्टर पे अलग से उतार लीजिए, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगने वाला है। आप ये मान के चलिए कि वो जो बुक्स है ना, जो PYQs में पूछी गई है, पहले पूछी गई है, उसमें से बुक रिपीट होगी, ठीक है। और यदि वो रिपीट हो जाती है तो आपको फायदा हो जाएगा। तो बुक्स की लिस्ट बनाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपको PYQs लगाने हैं, सभी परीक्षाओं के लगाने हैं, ठीक है। PYQs लगाते समय आपको आपके सिलेबस का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका MP का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है वो नेट के सिलेबस से
सेट के सिलेबस से या यूपी और राजस्थान में जो एपी की परीक्षा होती है उससे डिफरेंट है थोड़ा। यहाँ जो समाजशास्त्र दिए हुए हैं यहाँ अलग दिए गए हैं। यूपी में आप जाएंगे, राजस्थान में, तो वहाँ समाजशास्त्री और जो विचारक हैं उनकी संख्या कैसी है, ज़्यादा है। तो सिलेबस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यूज यदि आप कर लेते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आपकी हो जाएगी। तो अभी आपको पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। देखिए पीवाईक्यूज भी ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे या आपके पास कई सारी बुक्स होंगी जिसमें सोशोलॉजी के ऑब्जेक्टिव दिए गए होंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे लगाना है। यदि ये बात की जाए कि आप यदि 10 घंटे पढ़ते हैं, यदि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो पीवाईक्यूज और ऑब्जेक्टिव इसका जो पैटर्न है एटलीस्ट 40 to 50%, और मैं तो कहूँगा 50% आप इस समय क्या करें, पीवाईक्यूज लगाते जाएं, धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव लगाते जाएं, धीरे धीरे इसका पार्ट बढ़ा देना है आपको लगाने का। यानी कि यदि आप 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी यदि 5 घंटे ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं तो आप आगे उसको बढ़ा दीजिए 6 घंटे। बाकी आप जो मैंने इसमें बताया था कि वन लाइन फैक्ट, इसको रखने में लगाइए। आपको पढ़ाई का समय जो मैंने शुरू में ही बता दिया है इसको बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास यूनिट बहुत सारी हैं और एमपी के जो स्टूडेंट हैं उनका कंपटीशन यूपी से, राजस्थान से आए हुए विद्यार्थियों से होता है। इसके अलावा आपको बार बार रिवीजन करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बार बार रिवीजन करने का। बार बार रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है, जैसे आपने बुक्स बहुत सारे याद कर ली, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी आसपास की बुक्स हैं, जैसे आपको बताया था ना विलेज इंडिया है, इंडिया सेलिंग चेंजिंग विलेजेस हैं, या इंडियन विलेज है, ये इस तरीके की आसपास की बुक्स हैं। स्टेटमेंट भी बहुत सारे, समाज की परिभाषा आप देखेंगे, समाजशास्त्र की परिभाषा देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े एक एक शब्द के डिफरेंस पर क्या किया है, उनकी परिभाषाएं एक जैसी ही लगती हैं। तो रिवीजन आपके लिए इसलिए आवश्यक है ताकि क्या है कि आप जब बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन वहाँ पर नहीं होगा, आप क्लियर कट रहेंगे। और दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बार बार रिवीजन करने से आपकी ऑप्शंस पर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खास तौर से जो बुक्स हैं, बुक्स तो आपको बिल्कुल वैसा ही याद होना चाहिए, आपको ऑप्शन ना देखना पड़े। बुक हमेशा ही ऐसे याद करनी पड़ती है और बुक तभी सही होती है क्योंकि बुक्स में जो चारों ऑप्शंस रहते हैं वो बहुत नियर बाय ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा नियर बाय। ठीक है, तो आपको बुक्स के मामले में बिल्कुल क्लियर कट रहना है, ऑप्शंस पर डिपेंडेंसी नहीं रहना पड़ेगी आपकी। जब आप स्टेटमेंट और परिभाषाएं याद कर रहे हैं तो सभी के कीवर्ड्स अलग अलग, जिससे आप उसकी परिभाषा पहचान लें। तो उन कीवर्ड्स के थ्रू, जैसे समाज को लेकर के कई लोगों ने परिभाषित किया है, संस्कृति को बहुत सारे समाजशास्त्रियों मानव शास्त्रियों ने परिभाषित किया है, बहुत थोड़े थोड़े से कीवर्ड्स पर परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो वो कीवर्ड्स ध्यान में रखिए कि हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया है। जैसे हर्स्कोविट्ज़ की परिभाषा है संस्कृति के कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। तो पर्यावरण की चर्चा ऐसा नहीं है कि केवल हर्स्कोविट्ज़ करते हैं, और भी लोग करते हैं, लेकिन मानव निर्मित भाग कौन बोलता है, हर्स्कोविट्ज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन से ही आपका संभव होगा। यदि आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं आप लोग, तो एक दूसरे से यदि आप पूछते हैं तो ये सबसे अच्छा कार्य होगा। कठिन टॉपिक्स के आप फैक्ट निकाल के रख लीजिए। कठिन टॉपिक कोई भी हो सकता है, जैसे कि सामाजिक अनुसंधान, इसका तो आपको फैक्ट निकाल के ही रखना है। सामाजिक अनुसंधान के प्रश्न बहुत पूछने में आता है, यूनिट भी बहुत बड़ी है। तो आपने यदि इसका फैक्ट, वन लाइन फैक्ट, ठीक है ना, जैसे कि सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि हो जाती है, सहभागी अवलोकन विधि हो जाती है, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि हो जाती है, ऐसे कई सारे अनुसंधान को लेकर के हैं। फिर उसमें फार्मूले वगैरह भी आ जाते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो उनके जितने भी फैक्ट हैं कि किस समाजशास्त्री ने क्या दिया है, किस समाजशास्त्री ने क्या कहा है,
ठीक है। प्रकार, अवलोकन के प्रकार कितने होते हैं, साक्षात्कार के प्रकार कितने होते हैं, किस विधि में क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार का जो फैक्ट है, यदि आपने निकाल के रख लिया बहुत अच्छी बात, नहीं निकाला है आप अभी भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में भी कर लिया तो 2-3-4 दिन में आप पूरे फैक्ट निकाल करके एक रजिस्टर पे लिख लीजिए, क्योंकि ये जो यूनिट है सामाजिक अनुसंधान की, ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, इससे प्रश्न आते हैं। और ये बात मान करके चलिए, इससे प्रश्न गलत बहुत होते हैं, क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक है। ये तो थी पढ़ाई की चर्चा। इसके अलावा अब हम बात करें कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन की, यानी हम परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा का समय, देखिए आपने सेट परीक्षा दी थी, सेट परीक्षा या नेट दी थी, वो क्वालिफाइंग नेचर की थी। ये एपी की परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की नहीं है, ये आपकी मेरिट लिस्ट बेस्ड परीक्षा है, और यहाँ आपको कई सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ जाएगा पढ़ने के साथ साथ। पहली बात, आपको अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है, कंसंट्रेशन आपको नहीं टूटना है, इसलिए मैं आपको बोला कि आप 10 घंटे की पढ़ाई करिए, क्योंकि 10 घंटे में बीच में एक आध घंटे तो यूं ही टूट जाएगा, 1-2 घंटे आप पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो जाता है, कंसंट्रेशन हमारा टूटता है। लेकिन आवश्यकता इस समय क्या है, आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें केवल और केवल परीक्षा पर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है और ये एमपीपीएससी की तरह हर साल नहीं आती है, ठीक है। आपको यही मान करके चलना है कि ये आपका अंतिम मौका है, इसके बाद वो परीक्षा कब आएगी ये किसी को कोई जानकारी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मालूम होगा, इसकी सैलरी डिप्टी कलेक्टर से भी ज़्यादा होती है और बहुत सम्मानजनक जॉब की कैटेगरी में एपी आता है। तो कंसंट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा अपना बना करके रखना है। कंसंट्रेशन यदि आपका टूट गया तो आप 10 क्या 12-14 घंटे भी बैठे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। इमोशनल बैलेंस की बात करें, इमोशनल बैलेंस हम बहुत भटक जाते हैं कई बार। देखिए बहुत सारे आप लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत कुछ बाहर की चीज़ें हमारे मन को प्रभावित कर देती हैं। हो सकता है आपके फैमिली में कुछ टेंशन चल रहे हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से ही लड़ बैठे, या कुछ भी हो सकता है, जिसके चलते क्या हो सकता है कि हमारा जो इमोशनल बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस का मतलब हो जाता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम चिड़चिड़ा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपका इमोशनल बैलेंस नहीं है ठीक, तो आप क्या है, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप इमोशनल बैलेंस अपना बना करके रखिए। इमोशनल बैलेंस बना के रखने के लिए कि ये जैसे कि इसके चारों ओर ये जो आप देख रहे हैं, यदि आप इससे कट रहेंगे, आप स्वयं अभी आत्म केंद्रित हो जाइए, बाहर आपके चारों ओर क्या हो रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसलिए लोगों से मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कम से कम बात करिए सभी लोगों से, बाहर की दुनिया में ज़्यादा झांकिए मत, खुद आपको केवल एक ही जगह आपको कंसंट्रेट करना है और वो क्या है, आपकी परीक्षा है। इसके अलावा डिप्रेशन पढ़ते पढ़ते ये भी होने लगता है, ठीक है, और उसके पीछे जो एक रीज़न होता है, वो रीज़न क्या होता है, ओवर थिंकिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत कहना चाहिए कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम बैठे हुए हैं और हम उस घटना को इस लेवल पर सोच रहे हैं जो घटना हमारे जीवन में कभी नहीं होगी। ओवर थिंकिंग के चलते डिप्रेशन की कंडीशन आने लगती है। आप हो सकता है पढ़ते पढ़ते सोचने लगे कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, परीक्षा हो सकता है कि परीक्षा में देने जाऊं मेरा 1 नंबर से रुक जाए, या मैं ये निकल रहा है तो मेरा इंटरव्यू रुक जाए, यदि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, और आप बहुत कुछ वातावरण अपना तैयार कर सकते हैं और उसके चलते डिप्रेशन स्वाभाविक है, होगा ही। आप अनावश्यक उन चीज़ों को सोचेंगे जो वास्तविकता के धरातल पर है ही नहीं और नेगेटिव सोचेंगे तो डिप्रेशन आने वाला है। तो ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तीनों बातें मैंने आपको बताई हैं, तीनों बातों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओवरऑल आपको सेल्फ कंसंट्रेट करना है,
बाहर की दुनिया, अभी 40 दिन के लिए बाहर की दुनिया को आपको भूलना पड़ जाएगा। बाहर की दुनिया को यदि आप याद रखेंगे तो आप उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप उसका प्रोसेस कुछ भी अपना लें, कुछ लोग रूम में ही बंद हो जाते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं, मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि लोगों से कम बातचीत करें। तो ये आप उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर के आज के लेक्चर में, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया कि इसकी सैलरी डिप्टी कलेक्टर की सैलरी से ज़्यादा है। आपको एमपीपीएससी मेंस की तरह इसमें 6 पेपर भी नहीं देना है, ठीक है। इंटरव्यू भी आपका केवल जो आपका सब्जेक्ट है उस लेवल पर ही होने वाला है। और इतने प्रयास से, ठीक है ना, आपको जो सैलरी मिलेगी, आपको जो पद मिलेगा वो डिप्टी कलेक्टर से बहुत ऊपर का पद मिलने वाला है। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप परीक्षा की तैयारी इस रूप में करिए कि ये वैकेंसी आखिरी बार आई है और आपको इसमें ही चयन लेना है। सो दैट ऑल द बेस्ट। जल्दी ही हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहें।